आईबीसी यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के तौर पर आयोजित किया गया। साथ ही बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के बाद दूसरा सबसे पवित्र दिन है। ये दिन भारतीय लूनर कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने 5 तपस्वियों को इसी दिन पहला उपदेश दिया था। ये उपदेश आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को ऋषिपत्तन मृगदाओं में दिया गया था, जो कि वर्तमान में वाराणसी में सारनाथ के पास मौजूद है। उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर टर्निंग द व्हील ऑफ धम्म के नाम से जानते हैं। इन उपदेशों में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है। पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात यह संसार दुखमय है। दूसरा है समुदाय, अर्थात इस दुख का कारण है। तीसरा है निरोध, अर्थात इस दुख का निरोध है। वहीं चौथा आर्य सत्य कहता है मग्गा, अर्थात दुख निरोध का मार्ग है। भारत में इस दिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। श्रीलंका में इस दिन को ईसल पोया और थाईलैंड में आसन बूचा के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि आईबीसी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है। केंद्र सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और निजी क्षेत्र के कुछ बैंक्स को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ऑथराइज कर दिया है। निजी क्षेत्र के बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई और एक्सिस बैंक शामिल है। एमएसएससी को सरकार ने बजट 2023 में घोषित किया था। इस योजना के तहत महिला खुद खाता खोल सकती है। माइनर लड़की के मामले में गार्जियन खाता खोल सकते हैं। इस योजना में 31 मार्च 2025 से पहले खाता खोलना है। इसमें कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। योजना में सालाना 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। डिपॉजिट डेट से 2 साल के बाद धनराशि मैच्योर हो जाएगी। योजना के तहत अकाउंट खोलने पर 1 साल के बाद 40% बैलेंस निकाला भी जा सकता है। अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद ही बंद किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले भी अकाउंट बंद हो सकता है। इनमें अकाउंट होल्डर की मौत हो जाना, जानलेवा बीमारी के मामले में या फिर गार्जियन की मौत के केस जैसी स्थिति में अकाउंट को क्लोज करने का प्रावधान है। ये योजना महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के मकसद से जारी की गई है। दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पहुंच फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर तक नहीं है। यदि सभी महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लिया जाए तो साल 2025 तक वैश्विक जीडीपी में $12 ट्रिलियन जोड़े जा सकेंगे। वित्तीय समावेशन केवल आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं बल्कि समावेशी समृद्धि के लिए भी जरूरी है। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना ये कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम अब P2I यानी प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत सारे उपयोगी फीचर्स हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी शामिल है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। यह सम्मेलन वर्चुअली आयोजित होना है। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में इन पर्सन आयोजित की जा चुकी है। इसमें पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल हुए थे। भारत को SCO की अध्यक्षता पहली बार हासिल हुई है। साल 2022 में SCO का सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। SCO एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई। इसका सचिवालय है बीजिंग में। एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैड्स ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। इसका मकसद सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास को मजबूत करना है। साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर सहयोग को विकसित करना है। वर्तमान में इसमें कुल 8 देश हैं जिन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है।
इनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई है। भारत साल 2005 में एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल हुआ था। बीते दिनों चीन की संसद ने विदेशी संबंधों पर एक नया कानून पेश किया, जो कि 1 जुलाई से लागू भी हो गया है। इस कानून का मकसद चीन की विदेश नीति पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नियंत्रण और मजबूत करना है। कानून में चीन की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से जुड़े हितों को सुरक्षित करने की बात कही गई है। इस कानून के जरिए विदेशी मामलों के लिए एक लीगल सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे चीन अपने जोखिम और चुनौतियों से निपट सके। विशेषज्ञों की माने तो ये कानून चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आकांक्षाओं को कानूनी जामा पहनाने का जरिया है। कानून में चीन की संप्रभुता और सुरक्षा को विदेश नीति के केंद्र में रखने की बात कही गई है। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जिक्र किया गया है। इस कानून को लाने की मुख्य वजह अपने पड़ोसियों और प्रतिद्वंद्वियों को काउंटर करना है। लंबे वक्त से चीन और यूएसए के रिश्ते एक तल्खी से गुजर रहे हैं। यूएसए चीन पर कई तरह के प्रतिबंध आरोपित कर रहा है। भारत से यूएसए की बढ़ती नजदीकी को चीन को काउंटर करने के लिहाज से ही देखा जा रहा है। कोविड के ओरिजिन ने चीन की वैश्विक स्तर पर छवि खराब की है, जिसका खामियाजा चीन की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ा है। साल 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था में वैश्विक औसत से कम ग्रोथ हुई है। चीन का नया कानून इन सब चुनौतियों से निपटने के मकसद से लाया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या फिर बौद्ध अनुष्ठान। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एससीओ एक अंतर सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। भारत इसका स्थायी सदस्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से यूनिकॉर्न, गजेल और चीता किसके प्रकार हैं? स्टार्टअप्स, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सहकारी संस्थाएं, केवल महिलाओं द्वारा संचालित कंपनीज। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी स्टार्टअप्स। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी यानी तीनों कथन सही हैं। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को वर्तमान आंध्र प्रदेश में हुआ था। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद पहुंची हैं। यहां अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमावरम से 125वीं जयंती के लिए साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया था। अल्लूरी सीताराम राजू को स्थानीय लोगों के द्वारा मान्यम वीरडू यानी हीरो ऑफ द जंगल्स कहा जाता था। उन्हें पूर्वी घाट में जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई के लिए जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रति गुरिल्ला प्रतिरोध की नीति अपनाई थी। उनका ज्योतिष और चिकित्सा का ज्ञान और जंगली जानवरों को वश में करने की क्षमता ने उन्हें स्थानीय निवासियों के बीच सम्मान दिलाया था। क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच ब्रिटिशर्स के प्रति नाराजगी की 2 प्रमुख वजहें थीं। पहली, पोडू खेती पर प्रतिबंध लगाना। दरअसल पोडू खेती एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसमें स्लैश एंड बर्न की तकनीक अपनाई जाती है। ब्रिटिशर्स ने इन वनों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करके इस खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरी वजह थी फॉरेस्ट एक्ट 1882 के जरिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मसलन पत्ते आदि के कलेक्शन पर प्रतिबंध लगाना। इन वजहों से उपजे असंतोष ने आदिवासियों को अल्लूरी सीताराम राजू का फॉलोअर बनाया। ब्रिटिशर्स की एक और नीति ने अल्लूरी सीताराम राजू की पॉपुलैरिटी में इजाफा किया। दरअसल उस वक्त गोदावरी, गंजम और विशाखापट्टनम के पहाड़ी क्षेत्र ब्रिटिशर्स के तहत आते थे। उन्होंने उन क्षेत्रों के स्थानीय राजाओं की शक्तियां सीमित कर दी थीं। इन राजाओं को मत्तादार कहा जाता था। इन्होंने भी अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़ते विद्रोह ने 1922 में रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह को जन्म दिया था। इस विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। यह विद्रोह मई 1924 में उनकी मौत के साथ खत्म हो गया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने माइनर रेप विक्टिम्स यानी अवयस्क रेप पीड़िता के लिए एक विशेष योजना लॉन्च की है। योजना के तहत जिन रेप मामलों में माइनर गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वहां मेडिकल, वित्तीय और अवसंरचनात्मक मदद मुहैया कराई जाएगी। ये योजना निर्भया फंड के तहत चलाई जाएगी। इसके लिए 74.1 करोड़ रुपए का फंड भी एलोकेट किया गया है। इसमें मातृत्व, नवजात एवं शिशु देखभाल, मानसिक और विधिक मदद एक साथ की जाएगी। योजना के तहत माइनर रेप विक्टिम और नवजात शिशु का बीमा भी कराया जाएगा। योजना में उन माइनर गर्ल्स को शामिल किया जाएगा जो अनाथ हैं या उनके परिवार ने उन्हें त्याग दिया है। इस योजना के लिए विक्टिम के पास एफआईआर की कॉपी होना जरूरी नहीं है। योजना में माइनर रेप विक्टिम्स को मदद मुहैया कराने के लिए मिशन वात्सल्य की प्रशासनिक संरचना की मदद ली जाएगी। मिशन वात्सल्य को साल 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद बच्चों की सुरक्षा और कल्याण है। माइनर रेप विक्टिम्स को जल्द न्याय मुहैया कराने के मकसद से सरकार ने देश में 415 पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित किए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2021 में पॉक्सो के तहत 51,863 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 99% मामले लड़कियों के साथ रेप के थे। इनमें से कई रेप केसेस में प्रेगनेंसी के मामले देखने को मिले हैं। ऐसे में अगर माइनर गर्ल अनाथ है या परिवार ने उन्हें त्याग दिया है तो कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ें। उससे पहले मैं बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं, प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी होगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेप्थ का 1-to-1 एनालिसिस होगा। इस कोर्स में डिस्काउंट के लिए अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे आप अगर, तो यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगी। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। ट्विटर का मालिकाना हक एलॉन मस्क के पास आने के बाद से उन्होंने तमाम तरह के बदलाव किए। हाल ही में एक नए ट्वीट के जरिए ट्विटर पर पोस्ट रीडिंग को सीमित कर दिया गया है। वेरीफाइड अकाउंट वाले प्रतिदिन 6,000 पोस्ट पढ़ सकेंगे, वहीं अनवेरीफाइड अकाउंट के लिए ये सीमा 600 पोस्ट तक रहेगी। साथ ही नए वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए सीमा 300 पोस्ट तय की गई है। हालांकि कुछ ही घंटों के भीतर इन सीमाओं में बदलाव किया गया। अब वेरीफाइड अकाउंट के लिए प्रतिदिन 10,000, वहीं अनवेरीफाइड अकाउंट्स के लिए ये सीमा 1,000 पोस्ट तय की गई। नए वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए सीमा 500 पोस्ट की लिमिट तय की गई है। इस बदलाव की वजह डेटा स्क्रैपिंग को बताया जा रहा है। डेटा स्क्रैपिंग को वेब स्क्रैपिंग भी कहते हैं। ये वेबसाइट और ऑनलाइन सोर्सेज के जरिए बड़े स्तर पर डेटा को कलेक्ट करने की एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स और प्रोग्रामिंग टेक्निक के जरिए डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कलेक्ट किया जाता है। डेटा स्क्रैपिंग के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। ट्विटर के डेटा की बड़ी मात्रा में हो रही डेटा स्क्रैपिंग यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से खराब है। डेटा स्क्रैपिंग के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इसका प्रयोग रिसर्चर्स और मार्केट एनालिसिस फील्ड में किया जाता है। वे इसका प्रयोग रिसर्च और ट्रेंड एनालिसिस के लिए करते हैं। वहीं नकारात्मक पक्ष में डेटा स्क्रैपिंग का इस्तेमाल अनएथिकल और गैर विधिक कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। पर्सनल डेटा जैसे कि फोन नंबर, ईमेल एड्रेस की स्क्रैपिंग निजता का उल्लंघन है। यूनाइटेड नेशंस में सुधार की एक खबर फिर से चर्चा में है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम की बारबरा वुडवर्ड ने यूएन के स्थायी सदस्यों में इजाफा करने की बात कही है। स्थायी सदस्यों में भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान और अफ्रीकन प्रतिनिधित्व को शामिल करने की बात कही गई है। बारबरा वुडवर्ड यूएन में यूनाइटेड किंगडम के स्थायी प्रतिनिधि हैं। गौरतलब है कि यूके एक मल्टीलैटरल यानी बहुध्रुवीय व्यवस्था की वकालत करता है। जुलाई से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता यूके के पास है। अपनी अध्यक्षता में यूके के द्वारा इस तरफ गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इसे वीटो पावर कहते हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों में यूएसए, यूके, रूस, चीन और फ्रांस हैं।
यूएन सुधारों में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात प्रमुखता से की जाती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा डेटा स्क्रैपिंग पद निरूपित करता है सरकारी वेबसाइट्स की हैकिंग, ऑनलाइन सोर्सेज से सूचनाओं का कलेक्शन, फेसबुक द्वारा शुरू की गई एक रोजगार पहल या फिर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित तकनीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के उत्तर पूर्व से ताल्लुक रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। मिशन वात्सल्य का मकसद बच्चों की सुरक्षा और कल्याण है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। आइए अब देखें कि पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या फिर बौद्ध अनुष्ठान। सही जवाब है विकल्प बी, यानी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एससीओ एक अंतर सरकारी संस्था है, इसका मुख्यालय शंघाई है, भारत इसका स्थायी सदस्य है। कितने कथन सही हैं बताना था। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल 2 ही कथन सही हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। हाल ही में एससीओ की सालाना बैठक वर्चुअली आयोजित हुई। भारत ने इस समिट को टुवर्ड ए सिक्योर एससीओ नाम दिया था। सिक्योर एक्रोनिम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 के एससीओ समिट में दिया गया था। इसमें एस से मतलब है सिक्योरिटी, ई से मतलब है इकोनॉमी एंड ट्रेड, वहीं सी का मतलब है कनेक्टिविटी। इसके अलावा यू को यूनिटी से और आर को रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और ई को एनवायरनमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पहला सम्मेलन है जो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसमें सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर एक साथ आने की बात कही है। इसमें आतंक को बढ़ावा देने वाले वित्तीय माध्यम, युवाओं के कट्टरपंथ, स्लीपर सेल्स और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थानों के उन्मूलन की बात की गई है। साथ ही आतंकवादियों के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकने पर भी जोर दिया गया है। इसमें ऐसे आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने की बात कही गई है, जिनकी गतिविधियां एससीओ के सदस्य देशों में प्रतिबंधित हैं। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए एससीओ देशों के बीच साल 2024 को एससीओ ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट घोषित करने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि एससीओ की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई है। एससीओ की अगली सालाना बैठक 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनीज को डार्क पैटर्न्स का प्रयोग करने के लिए मना किया है। दरअसल ये डार्क पैटर्न्स इन प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाने और उनकी चॉइसेस को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। सरकार ने इस मामले पर गाइडलाइंस जारी करने के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की है। इसके अलावा उपभोक्ता मंत्रालय ने डार्क पैटर्न्स से जुड़ी शिकायतों को अलग से क्लासिफाई किया है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक्शन लिया जा सके। डार्क पैटर्न्स को डिसेप्टिव पैटर्न्स भी कहा जाता है। ये एक शब्द है जो उस स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें ऐप या वेबसाइट के द्वारा यूजर्स को उन चीज़ों को करने के लिए तैयार किया जाता है जो दरअसल वो करना नहीं चाहते। साथ ही उस व्यवहार को डिस्करेज किया जाता है जो कंपनियों के हित में न हो। सबसे पहले इस शब्द को साल 2010 में लंदन के एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने कॉइन किया था। डार्क पैटर्न्स के उदाहरण की बात करें तो कई बार किसी वेबसाइट पर आ रहे ऐड को हटाना चाहते हो लेकिन क्रॉस का साइन दिखाई न देना, ये इसका उदाहरण है। फिर आप जब उस क्रॉस को क्लिक करते हैं तो वो इतना कम विजिबल होता है कि पूरा ऐड ही ओपन हो जाता है। अब आप वो ऐड देखना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन आपके स्क्रीन पर ऐड दिखाने का काम डार्क पैटर्न्स के जरिए कर दिया गया है। डार्क पैटर्न्स में कई तरीकों का इस्तेमाल करके यूजर के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ें, उससे पहले मैं बता दूं स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I बैच यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल होगा।
कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। भारत एसएएफएफ चैंपियनशिप में कुवैत को हराकर 9वीं बार विजेता बना है। भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये मैच बेंगलुरु के कांतिवीर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह थे। इस चैंपियनशिप के 30 सालों के इतिहास में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम एक डोमिनेंट फोर्स रही है। इसमें आयोजित हुए 14 एडिशंस में से भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 9 बार विजेता बनी है। एसएएफएफ चैंपियनशिप एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें प्राथमिक तौर पर दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप की टीमें हिस्सा लेती हैं। इसे एसएएफएफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। एसएएफएफ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के तहत आने वाली 5 सब कॉन्फेडरेशन में से एक है। एसएएफएफ को साल 1997 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव्स के द्वारा गठित किया गया। साल 2000 में इसमें भूटान शामिल हुआ। दक्षिण एशियाई देशों की पहली फुटबॉल चैंपियनशिप साल 1993 में आयोजित की गई थी। तब इसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन गोल्ड कप के नाम से जाना जाता था। इस टूर्नामेंट को साल 2008 से एसएएफएफ चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। एसएएफएफ विमेंस चैंपियनशिप की शुरुआत साल 2010 से की गई है। इसके 6 एडिशन आयोजित हो चुके हैं। इनमें शुरुआत के लगातार 5 एडिशन में भारतीय महिला फुटबॉल टीम विजेता रही है। लेप्टोस्पायरोसिस दुनिया में एक गंभीर संक्रामक बीमारी बन चुकी है। ये तेज बारिश या बाढ़ के बाद तेजी से फैलने वाली एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज है। ये आमतौर पर गर्म और आर्द्र देशों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में पाई जाती है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में इससे हर साल 1.03 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं, जिसमें से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। भारत में इससे हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं। इस बीमारी के लक्षण डेंगू, मलेरिया जैसे होने के कारण आंकड़े बहुत एग्जैक्ट हासिल नहीं हो पाते। भारत में ये बीमारी दक्षिण भारतीय राज्यों में अधिक देखने को मिलती है। इसकी वजह है वहाँ स्वास्थ्य अवसंरचना बेहतर होना, जिसके कारण बीमारी का डिटेक्शन हो पाता है। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरिया लेप्टोस्पायरा के कारण होने वाली बीमारी है। आमतौर पर यह जानवरों को होती है, लेकिन कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में इंसानों में भी ये रोग देखने को मिलता है। घरेलू और जंगली जानवर इसके कैरियर के तौर पर काम करते हैं। इनमें रोडेंट्स जैसे कि चूहे, सुअर, मवेशी और कुत्ते आदि शामिल हैं। ये बैक्टीरिया संक्रमित जानवरों के यूरिन में पाया जाता है। उनके जरिए यह पूरे पर्यावरण में फैल जाता है। इंसान इस संक्रमित यूरिन के संपर्क में मिट्टी या पानी के जरिए आते हैं। इससे वे इंसान ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनके शरीर पर कोई घाव या जख्म मौजूद हो। कृषि में जानवरों के साथ काम करने वाले लोगों के लिए ये बीमारी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। कन्नड़ में इस बीमारी को इली ज्वारा और मलयालम में इली पानी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रैट फीवर। इसकी वजह एक मिसकंसेप्शन है कि ये बीमारी केवल चूहों से फैलती है, जबकि इसके कैरियर कई अन्य जानवर भी हैं। इस बीमारी से बचने के लिए इसे लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सैनिटेशन व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, एसएएफएफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत बना है। भारत ने यह खिताब किस देश को हराकर हासिल किया? पाकिस्तान, कुवैत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? अगला सवाल है, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है, आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या पूछा था और उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा डेटा स्क्रैपिंग पद निरूपित करता है सरकारी वेबसाइट्स की हैकिंग, ऑनलाइन सोर्सेज से सूचनाओं का कलेक्शन, फेसबुक द्वारा शुरू की गई एक रोजगार पहल या फिर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित तकनीक। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी ऑनलाइन सोर्सेज से सूचनाओं का कलेक्शन। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के उत्तर पूर्व से ताल्लुक रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। मिशन वात्सल्य का मकसद बच्चों की सुरक्षा और कल्याण है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है केवल दूसरा कथन सही है, यानी इसका सही विकल्प है बी। अल्लूरी सीताराम राजू दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे।
भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ये तनाव का सामना कर रहे लोगों से तुरंत बात करेगा। इस साल टेलीमानस सेंटर पर सबसे ज्यादा कॉल्स जम्मू कश्मीर से दर्ज की गई। इसी के मद्देनजर ये चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस पहल में 24 घंटे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ काउंसलर्स और कंसल्टेंट मौजूद रहेंगे। भारत सरकार ने यूनियन बजट 2022 में नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया और टेलीमानस की घोषणा की थी। टेलीमानस से मतलब है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। इसमें लोग टोल फ्री नंबर या शॉर्ट कोड डायल करके टेलीमानस हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। यह कॉल IVRS आधारित ऑडियो कॉलिंग है, जिसमें ऑटो कॉल बैक की सुविधा भी उपलब्ध है। कॉल बैक सेवा के माध्यम से कॉल करने वाले से पहले एक प्रशिक्षित मानसिक सलाहकार द्वारा बात की जाएगी। टेली सलाहकार या तो अपनी क्षमताओं के भीतर जरूरी देखभाल प्रदान करेंगे या फिर कॉल करने वाले को विशेषज्ञ देखभाल के लिए रेफर कर देंगे। यदि कॉल करने वाले को विशेष देखभाल की जरूरत होती है तो कॉल को एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा हैंडल किया जाएगा। इस स्तर की सेवा में ऑडियो और वीडियो दोनों ही विकल्प शामिल होंगे। आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य हमारी ओवरऑल हेल्थ का अहम हिस्सा है। इसे केवल मानसिक बीमारी तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें मेंटल वेलबींग, मेंटल डिसऑर्डर का ना होना, उसका इलाज और देखभाल शामिल होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के चलते होने वाली आयु समायोजित आत्महत्या दर प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 21.1 है। मानसिक स्वास्थ्य के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान 2021 से 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन US डॉलर आंका गया है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में PhD डिग्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड अदर मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2018 को संशोधित किया गया है। अब इस पोस्ट के लिए PhD की योग्यता ऑप्शनल है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में NET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, SET यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और SLET यानी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की न्यूनतम योग्यता रखी जाएगी। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्रूटमेंट में SET और SLET की योग्यता नहीं रहेगी। यूजीसी का यह फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के बाद साल 1948 में डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पर गठित करने की बात कही गई थी। 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का शुभारंभ किया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका गठन नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक सांविधिक संस्था के तौर पर किया गया। इसका मकसद उच्च शिक्षा में गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं कि स्टडी IQIS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस होगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाल के प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। साल 1924 में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडवोकेट के तौर पर एनरोल किया। 1926 में वे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन चले गए। साल 1927 में वे बैरिस्टर बने। मात्र 33 साल की उम्र में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दुनिया के सबसे युवा वाइस चांसलर बने। वे एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य के तौर पर एक्टिव रहे। बंगाल लेजिस्लेटिव में सदस्य के तौर पर शामिल रहे। हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद साल 1944 में वे इसके अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद वे चाहते थे कि हिंदू महासभा केवल हिंदुओं तक सीमित न रहे और इसी मुद्दे पर नवंबर 1948 में वे हिंदू महासभा से अलग हो गए।
देश में बनी अंतरिम सरकार में वे उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि दिल्ली समझौते के मुद्दे पर उन्होंने साल 1950 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। 1952 में आयोजित चुनावों में भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती। वे अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे के घोर विरोधी थे। वे इसे भारत का बाल्कनाइजेशन मानते थे। इन प्रावधानों के विरोध में हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह आयोजित किया। इसके चलते साल 1953 में उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और बॉर्डर पार करते वक्त 11 मई 1953 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु कैद में ही हो गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बीजेपी की पेरेंट पार्टी भारतीय जनसंघ है। बीते दिनों संपन्न हुई SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में ईरान को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया है। ईरान का SCO में शामिल होना ज्यादा प्रतिनिधित्व और बहुपक्षीय व्यवस्था को दिखाता है। अब SCO में कुल 9 पूर्ण सदस्य हो गए हैं। भारत के लिहाज से ईरान का SCO में शामिल होना कई मामलों में अहम है। SCO के लक्ष्यों में स्थायित्व और सुरक्षा को अहमियत दी गई है। हालांकि इस बार हुए सम्मेलन में कनेक्टिविटी एक मुख्य मुद्दा रहा है। भारत की कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी में ईरान मुख्य है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में टर्मिनल ऑपरेट करता है, जहां से अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया में जगह मिलती है। साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भारत ईरान के जरिए रूस तक पहुंचता है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन देशों के साथ एक मल्टी मॉडल ट्रेड रूट की बात की जा रही है। इससे भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने बगैर इस क्षेत्र में व्यापार कर सकेगा। हालांकि ईरान के शामिल होने से SCO की एंटी वेस्ट इमेज और पुख्ता हुई है। SCO में पहले से मौजूद रूस और अभी ईरान पर USA द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस साल की बैठक में बेलारूस को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात हुई है। अगले साल बेलारूस को इसके सदस्य के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रूस का सगा भाई माना जाता है। ऐसे में भारत के सामने क्वाड और SCO दोनों के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर मोहन भागवत? अगला प्रश्न है, SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान SCO का स्थायी सदस्य है। साल 2023 की सालाना बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को अफ्रीका से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, SAFF चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत बना है। भारत ने यह खिताब किस देश को हराकर हासिल किया? पाकिस्तान, कुवैत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? सही जवाब है विकल्प बी यानी कुवैत। दूसरा प्रश्न है, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है। आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक कथन सही है। आमतौर पर यह बीमारी तेज तापमान और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत में इस बीमारी के हजारों मामले हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है। 163 स्वतंत्र देशों और टेरिटरीज को शामिल करने वाला ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक शांति में औसतन 0.42% की कमी दर्ज की गई है। साथ ही बीते 15 सालों में दुनिया की शांति में कमी आई है और हर देश का औसतन स्कोर 5% से कम हुआ है। रिपोर्ट में 3 डोमेन्स में शांति को आंका जाता है। इनमें सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी सामाजिक रक्षा और सुरक्षा, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विवाद, मिलिट्रेशन और सैन्यकरण शामिल है। दुनिया में शांति के मामले में आइसलैंड पहले स्थान पर है। आइसलैंड को ये पोजीशन साल 2008 से हासिल है। आइसलैंड के बाद डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया आते हैं। अफगानिस्तान को इस इंडेक्स में लगातार 8वीं बार आखिरी पायदान पर रखा गया है। भारत को इस इंडेक्स में 126 रैंक हासिल हुई है। भारत की शांति में 3.5% का इजाफा हुआ है और भारत की रैंकिंग में सुधार सोशल अनरेस्ट यानी
सामाजिक अशांति में कमी और चीन के साथ भू राजनीतिक विवाद में आई कमी के चलते हुआ है। आप में से बहुत से लोगों ने हाकुना मटाटा कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन ये किस भाषा की कहावत है ये शायद कम ही लोग जानते होंगे। हाकुना मटाटा का अर्थ होता है नो वरीज या देयर आर नो प्रॉब्लम्स, डोंट वरी अबाउट इट। ये स्वाहिली भाषा की कहावत है। आज यानी 7 जुलाई को दुनिया भर में स्वाहिली लैंग्वेज डे या किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम अनलिशिंग किस्वाहिलीज पोटेंशियल इन द डिजिटल एरा। 1950 में यूनाइटेड नेशंस ने यूएन रेडियो में किस्वाहिली लैंग्वेज यूनिट गठित की थी। वर्तमान में किस्वाहिली यूएन के डायरेक्टरेट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिकेशंस में इकलौती अफ्रीकन भाषा है। यूएन ने बहुभाषावाद के मूल्य को आगे बढ़ाते हुए 7 जुलाई को स्वाहिली लैंग्वेज डे घोषित किया था। किस्वाहिली पहली अफ्रीकन भाषा है जिसे यूएन में इस तरह तरजीह दी गई है। आपको बता दें कि किस्वाहिली अफ्रीका की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। आमतौर पर इसका प्रयोग सब सहारन अफ्रीका में किया जाता है और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 10 भाषाओं में शामिल है। इसे तकरीबन 200 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसे पढ़ाया जाता है। भारत में आकाशवाणी के एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन द्वारा मई 1943 से रोजाना स्वाहिली भाषा में एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसका मकसद वैश्विक अफ्रीकी समुदाय तक पहुंच बनाना है। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर हम यहाँ गौर कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। पाकिस्तान की संविधान सभा में ये मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। आइए अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिर से खबरों की ओर चलते हैं। आरबीआई के अंतर विभागीय समूह ने भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही है। समूह के मुताबिक भारत रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर एक रोड मैप तैयार कर रहा है। भारत लगातार सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बना हुआ है। भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की क्षमता है। गौरतलब है कि वर्तमान में दुनिया भर में US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड और स्टर्लिंग का प्रयोग रिजर्व करेंसीज के तौर पर किया जाता है। चीन ने अपनी मुद्रा रेनमेवी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करने की बात कही है। हालांकि उसे बहुत सीमित सफलता हासिल हुई है। इस पर आगे बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से दरअसल मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रुपए का प्रयोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में बढ़ा दिया जाता है। इसमें आयात निर्यात के व्यापार में और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में रुपए का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। किसी भी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण सीधे तौर पर उस देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए करेंसी स्वैपिंग और मजबूत फॉरेक्स मार्केट की जरूरत होती है। करेंसी स्वैपिंग से मतलब होता है एक मुद्रा की अदला बदली। जब दो देश अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा की अदला बदली को लेकर समझौता करते हैं तो इसे करेंसी स्वैप कहते हैं। इसमें देशों को विनिमय दर में आने वाले परिवर्तन से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कैपिटल अकाउंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता यानी फुल कन्वर्टेबिलिटी की अनुमति देनी होगी। भारत में अभी केवल करंट अकाउंट में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कई फायदे भी आरबीआई द्वारा गिनाए गए हैं। सबसे पहला है रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को होल्ड करने की जरूरत सीमित हो जाएगी। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होने से भारत एक्सटर्नल शॉक से बच सकेगा।
रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से रुपए का महत्व बढ़ेगा, जिससे भारतीय व्यापारियों की बार्गेनिंग पावर में इजाफा होगा। इससे भारतीय व्यापार को वैश्विक स्तर पर बढ़त हासिल हो सकेगी। भारत और पनामा के बीच इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन को लेकर एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के बीच चुनाव के प्रबंधन और प्रशासन को लेकर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। भारत का चुनाव आयोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के साथ सहयोग को बढ़ा रहा है। लैटिन अमेरिका में चुनाव आयोग के द्वारा किया गया ये चौथा समझौता है। इससे पहले मैक्सिको, ब्राजील और चिली के साथ ऐसा समझौता किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भारत में चुनाव के लिए जिम्मेदार है। ये संस्था लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित कराती है। पनामा मध्य अमेरिका में पनामा स्थल संधि पर स्थित एक देश है। ये अपनी सीमा कोस्टारिका और कोलंबिया से साझा करता है। ये देश पनामा नहर के लिए जाना जाता है, जो कि मानव निर्मित वाटरवे है। ये नहर कैरिबियन सी को प्रशांत महासागर से भी जोड़ती है। आइए बुलेटिन पर आधारित अब प्रश्नों को देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहली रैंक किस देश को मिली है? नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चुनाव आयोग एक सांविधिक संस्था है। राज्य विधानमंडल के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहन भागवत। सही जवाब है विकल्प बी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा प्रश्न था, एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान एससीओ का स्थायी सदस्य है। साल 2023 की सालाना बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को अफ्रीका से जोड़ता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी दो कथन सही हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को सेंट्रल एशिया के रास्ते रूस से जोड़ता है।